आज हम लोग चर्चा करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में। ये स्वतंत्रता आंदोलन की अग्रणी संस्था है। भारत की पहली अखिल भारतीय पॉलिटिकल मंच भी आप इसे कह सकते हैं। इसकी स्थापना के संदर्भ में इतिहासकारों में, राष्ट्रवादियों में प्रारंभ से ही विरोधाभास रहा है। तरह तरह की मान्यताएं कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में रही हैं। कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि षड्यंत्र के सिद्धांत के तहत इस संस्था को स्थापित किया गया, यानी ब्रिटिश हुकूमत ने कूटनीतिक चाल के तहत इस संस्था को स्थापित किया। कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि व्यक्ति समूह के हित से यह परिचालित रहा है, यानी स्थापना में उनका योगदान है। कुछ इतिहासकार यह भी मानते हैं कि राष्ट्रवादी चेतना के बढ़ते प्रभाव की परिणति है कांग्रेस की स्थापना। आज इन तमाम बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे, बात करेंगे, है ना। तो ये जो फर्स्ट सिद्धांत जो हम लोग पढ़ते हैं, जो काफी लंबे समय तक चलता रहा, षड्यंत्र का सिद्धांत, सुरक्षा कपाट का सिद्धांत, सेफ्टी वल्व का सिद्धांत, लंबे समय तक राष्ट्रवादी इसी सिद्धांत के तहत कांग्रेस की स्थापना को एक्सेप्ट करते रहे, चाहे वो दक्षिणपंथी हो या वामपंथी हो। 1950 के दशक तक लगभग यही मान्यता रह गई। आखिर इस मान्यता का आधार क्या है, यह सोचने की जरूरत है। तो सुरक्षा कपाट का सिद्धांत यह विचार दिया लाजपत राय ने। लाजपत राय की एक बुक है जिसका नाम है यंग इंडिया। उसी में उन्होंने सुरक्षा कपाट के संदर्भ में वर्णन किया और कहा कि यह डफरिन की दिमागी उपज है। एक षड्यंत्र के तहत इसको स्थापित किया गया। आखिर इसमें कितनी सच्चाई है, इस मान्यता का आधार क्या है? तो ध्यान रखिएगा कि इस मान्यता का जो आधार है वो आधार है ए.ओ. ह्यूम। आपने नाम सुना होगा। ये ब्रिटिश है, भारत में लंबे समय तक सिविल सर्वेंट रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के फाउंडर भी यही रहे हैं। इनके प्रयास से ही यह संस्था स्थापित हुई। तो राष्ट्रवादियों के दिमाग में ये बातें बिल्कुल घर कर गए कि भारतीय आवाम का प्रतिनिधित्व करने वाली ये अखिल भारतीय संस्था का फाउंडर भला ये विदेशी क्यों? इसका मतलब कुछ ना कुछ जरूर कूटनीतिक चाल रही होगी। और इस मान्यता को जो बल दिया वो दिया बेडरबर्न, जिसने ए.ओ. ह्यूम की जीवनी लिखी। ये बेडरबर्न भी ब्रिटिश अधिकारी थे। इन्होंने ए.ओ. ह्यूम की जीवनी लिखी जो 1913 में पब्लिश हुआ। बेडरबर्न ने यह जिक्र किया कि ए.ओ. ह्यूम को खुफिया रिपोर्ट की 7 फाइलें मिली, जिससे उनको यह पता चला कि भारत के निम्न तबके के लोगों में, निम्न वर्ग के लोगों में ब्रिटिश सत्ता के अगेंस्ट बहुत असंतोष है। ये कभी भी तख्ता पलट सकते हैं, ब्रिटिश हुकूमत के लिए सरदर्द बन सकते हैं। उस समय वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। ए.ओ. ह्यूम डफरिन से मिले और तब ये योजना बनाई कि भारतीय बुद्धिजीवियों को जोड़कर एक पॉलिटिकल मंच को स्थापित कर दिया जाए जो शासक और शासित के बीच माध्यम का काम करेगी। यानी जब कभी भी ब्रिटिश सत्ता पे आफत आएगा, ब्रिटिश सत्ता के अगेंस्ट क्रांति या आंदोलन की का आधार तैयार होगा, ये कांग्रेस हुकूमत को बचाने का कार्य करेगी। इसी मान्यता के तहत सुरक्षा कपाट का सिद्धांत आया। लेकिन आखिर इस मत से कितना सहमत हुआ जा सकता है? यह लंबे समय तक यह मान्यता तो चलती रही, लेकिन आज इस मान्यता को खारिज कर दिया गया। इसके पीछे रीजन भी है। 1950 के दशक में डफरिन के निजी कागजात मिले और निजी कागजात से यह पता चला कि ऐसी कोई खुफिया रिपोर्ट भी नहीं थी और न इस प्रकार की कोई योजना थी।
और तत्कालीन दौर में एओ ह्यूम को यहां के सिविल सर्वेंट तवज्जो भी नहीं देते थे, डफरिन भी तवज्जो नहीं देते थे। और उस समय खुफिया रिपोर्ट की 7 फाइलें होनी, यह भी भारतीय संतों की मतलब कि विचारधारा के आधार पर लिखी गई, उनकी सोच के आधार पर लिखी गई। यह कुछ पच भी नहीं रहा है। साथ ही साथ याद कीजिए गोपाल कृष्ण गोखले ने त्वरित चालक का सिद्धांत दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि भाई एओ ह्यूम उदार ब्रिटिश है, लंबे समय तक भारत में सिविल सर्वेंट के रूप में रहे, भारतीय असंतोष की बेहतर जानकारी उनमें थी। वो चाहते थे भारतीय आवाम उसके हित को प्रतिनिधित्व करने वाली एक अखिल भारतीय संस्था हो जो महारानी के विपक्ष की भूमिका में भी हो। और यही वजह है कि उन्होंने इस संस्था की स्थापना का प्रयास किया। गोपाल कृष्ण गोखले यह भी कहते हैं कि तत्कालीन दौर में कोई भी भारतीय इस प्रकार के अखिल भारतीय मंच का निर्माण कर ही नहीं सकता था, क्योंकि अगर कोई भारतीय, कोई राष्ट्रवादी अगर अखिल भारतीय मंच का निर्माण करना चाहता तो उस पर क्षेत्रवाद का इंपैक्ट होता, लोग उससे नहीं जुड़ते। या अगर कोई भारतीय इस प्रकार की संस्था का फाउंडर होता अखिल भारतीय स्तर पे, तो जाहिर सी बात है तत्कालीन दौर में ब्रिटिश हुकूमत, यह संस्था भूर्णावस्था में थी, इसे कुचल दिया जाता। जरूरी था कि फाउंडर ब्रिटिश हो, एओ ह्यूम ब्रिटिश थे, लंबे समय तक सिविल सर्वेंट रहे, क्षेत्रवाद का कोई इंपैक्ट नहीं था। और ये चाहते भी थे एक अखिल भारतीय पॉलिटिकल मंच बने जो भारतीय आवाम का प्रतिनिधित्व करे। और एओ ह्यूम को सेंटर में रखकर अगर इस संस्था का निर्माण किया जा रहा था, तो ऐसी स्थिति में ब्रिटिश दमन से इस संस्था को बचाया भी तो जा सकता था। इसी संदर्भ में गोपाल कृष्ण गोखले ने त्वरित चालक का विचार दिया। इसका मतलब है कि सुरक्षा कपाट के सिद्धांत का खंडन हो जाता है ना? यानी सुरक्षा कपाट के सिद्धांत के तहत कांग्रेस की स्थापना नहीं हुई, यह किसी व्यक्ति की दिमागी उपज नहीं है। तब प्रश्न बनता है कि आखिर कौन से उत्तरदायी फैक्टर थे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई। आप लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा है तो आप तो यह जानते हैं कि ब्रिटिश सत्ता की स्थापना और जन विद्रोह यह लगभग कंटेम्पररी रहा है। 1757 पलासी का युद्ध आपने पढ़ा होगा, 1764 बक्सर का युद्ध, 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। और इसी संधि के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्रादेशिक पावर बन जाती है, यानी एक पॉलिटिकल पावर। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में क्या हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन प्रारंभ हुआ। आगे कालक्रम में क्षेत्रगत विस्तार ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में करती रही। लेकिन आप देखेंगे कि बंगाल में जब सत्ता स्थापित हुई, उस वक्त से ही विद्रोह की प्रवृत्ति शुरू है। सन्यासी विद्रोह हो रहा था, कई क्षेत्रों में जनजातीय विद्रोह, कई क्षेत्रों में किसान विद्रोह, यानी आदिवासी विद्रोह, किसान विद्रोह, नागरिक विद्रोह की एक लंबी श्रृंखला चलती रही। लगभग 70 से ज्यादा विद्रोह हुए। यद्यपि इन तमाम विद्रोहों को दबा दिया गया, यह ब्रिटिश दमन का शिकार हुआ, लेकिन ब्रिटिश प्रशासनिक नीति, जुडिशियरी नीति, रेवेन्यू पॉलिसी जिसके अगेंस्ट इस प्रकार की प्रतिक्रिया थी, जिसे दबाया गया, तो विद्रोह तो दबा लेकिन असंतोष तो मुखर हो रहा था। आवाम में असंतोष ब्रिटिश सत्ता के अगेंस्ट थे। 1857 का याद भी बिल्कुल ताजा है। 1857 के रिवोल्ट को भी कुचल दिया गया। उससे भी भारतीयों ने प्रेरणा ली। आखिर क्यों असफल रहा? कुशल नेतृत्व तो नहीं था, मजबूत संगठन नहीं था। इससे भी भारतीयों को प्रेरणा मिल रही थी। इसके अलावा अगर देखें आप, तो 19वीं सदी में भारत सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन चुका था। तमाम क्षेत्र में सुधारवादी तत्व कार्यरत थे। सामाजिक, धार्मिक
आंदोलन के कारण आई चेतना ने भारतीयों को परिस्थिति मूल्यांकन के लिए प्रेरित किया। और यही वजह था कि 19वीं सदी में क्षेत्रीय स्तर पे, प्रोविंस के स्तर पे कई पॉलिटिकल पार्टियां बन रही थी। नहीं, याद कीजिए, ये आपका है एटीन 36 में बंग भाषा प्रकाशक सभा, जो ब्रिटिश नीतियों की समीक्षा करता था, ब्रह्म समाज के लोगों ने इसको स्थापित किया था। 1837 में लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना हुई, है ना। 1851 में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई। आपने सुना होगा, याद कीजिए, मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 में, बॉम्बे नेटिव एसोसिएशन 1852 में, सुने होंगे। या याद कीजिए, भारत से बाहर लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में दादा भाई नेहरू जी ने स्थापित किया था, ब्रिटिश कारगुजारियों के संदर्भ में वहां के लोगों को जानकारी देने के लिए, है ना। इसके अतिरिक्त अगर देखें तो शिशिर कुमार घोष की इंडियन लीग 1875 में स्थापित हुई। एसएन बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की, जो तत्कालीन दौर की सबसे मुखर संस्था हुआ करती थी। इसके अतिरिक्त देखें प्रोविंस के स्तर पे तो 1884 मद्रास महाजन सभा बी राघवाचारी सुब्रमण्यम अय्यर ने स्थापित किया था। 1885 बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता ने स्थापित किया, बदरुद्दीन तैयब जी, केटी तेलंग, है ना। इसका मतलब है कि क्षेत्रीय स्तर पे, प्रोविंस के स्तर पर ढेर सारा पॉलिटिकल मंच बन रहा था। यह क्या था? राष्ट्रवादी चेतना के बढ़ते प्रभाव का परिणाम था, है ना। सिर्फ इतना ही नहीं था, इन संस्थाओं के माध्यम से कई ऐसे मुद्दे थे, कई ऐसे ब्रिटिश नीतियां थी जिसके अगेंस्ट विरोध किया गया, प्रदर्शन किया गया, आंदोलन किया गया। याद कीजिए 1850 का दशक, लैक्स लोकी एक्ट के अगेंस्ट लगातार विरोध प्रदर्शन चलता रहा। 1877 से 80 के बीच एसएन बनर्जी के नेतृत्व में इंडियन एसोसिएशन ने सिविल सेवा के भारतीयकरण के मुद्दे पर आंदोलन किया। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसको गैगिंग एक्ट की संज्ञा दी गई, वर्नाकुलर भाषा में छपने वाले अखबार के लिए बिल्कुल आफत था, प्रकोप था। नहीं, इसके अगेंस्ट आंदोलन किया इंडियन एसोसिएशन। इलबर्ट बिल विवाद 1883, उस मुद्दे पे आंदोलन चला। मतलब स्पष्ट है कि क्षेत्रीय स्तर पे, प्रोविंस के स्तर पे संगठन भी बन रहे थे और ब्रिटिश नीतियों का सतत विरोध भी हो रहा था, प्रदर्शन हो रहा था, उसके अगेंस्ट आंदोलन हो रहा था। यानी उस दौर में जितनी भी पॉलिटिकल संस्थाएं थीं, उसमें सर्वाधिक अगर कोई मुखर थी तो एसएन बनर्जी की संस्था इंडियन एसोसिएशन, उसी ने पहल किया। लगभग सभी पॉलिटिकल मंच के नेता यह चाहते थे कि एक अखिल भारतीय पॉलिटिकल मंच का गठन हो। पहल किया एसएन बनर्जी ने। 1883 में राजनीतिक कार्यकर्ताओं का एक अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न प्रोविंस के नेता शामिल हुए। एक आम सहमति बनी कि एक अखिल भारतीय पॉलिटिकल संस्था का गठन हो और इसके लिए जो नेक्स्ट सम्मेलन का आयोजन हुआ वो 1885 में हुआ, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पृष्ठभूमि तैयार हुई, इसकी आधारशिला रखी गई। नहीं सुने होंगे, जिसके प्रथम अध्यक्ष बने डब्ल्यू सी बनर्जी, सचिव बने कौन? एओ ह्यूम।
ये एओ ह्यूम 1906 तक लगातार कांग्रेस के महासचिव बने रहे। अब तो बिल्कुल क्लियर है कि कांग्रेस संस्था की स्थापना किसी की दिमागी उपज नहीं, यह व्यक्ति विशेष के समूह के द्वारा भी स्थापित नहीं है। जैसा कि आरपी दत्त ने कहा था, उनकी एक बुक है इंडिया टुडे, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस भारत में जन विद्रोह को रोकने के उद्देश्य से स्थापित की गई, जिसमें भारत के कुछ पूंजीपति भी शामिल थे, पूंजीपति नेता शामिल थे। तो ऐसे किसी मत से सहमत नहीं हुआ जा सकता है। दरअसल कांग्रेस की स्थापना के पीछे लंबा ब्रिटिश शासन था। लंबे समय तक ब्रिटिश का शासन भारत में चल रहा था। उनकी प्रशासनिक नीति, उनकी जुडिशरी पॉलिसी, उनकी रेवेन्यू पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी, इन तमाम के कारण भारतीयों में असंतोष था। यह असंतोष धीरे धीरे मुखर हो रहे थे। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के प्रणेताओं ने जन चेतना का प्रचार प्रसार किया था। यही वजह था कि क्षेत्रीय स्तर पे, प्रोविंस के स्तर पे क्या हुआ, पॉलिटिकल पार्टी का गठन हुआ। और तब ऐसे पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं ने अखिल भारतीय स्तर पे पॉलिटिकल मंच की अपरिहार्यता को महसूस किया, जिसका परिणाम था क्या? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अर्थात राष्ट्रवादी चेतना के बढ़ते प्रभाव की परिणति थी। यह किसी व्यक्ति विशेष की दिमागी उपज नहीं थी।